चैप्टर नंबर 11 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, पुराने इंटर का जो सिलेबस हुआ करता था उसमें चैप्टर नहीं था। कंपनीज एक्ट में 10 चैप्टर हुआ करते थे पहले, चैप्टर नंबर 1 to 10 जो अपने पढ़े हैं सेम वही चैप्टर हुआ करते थे, वही सब सेक्शंस थे। लेकिन इस बार जो सिलेबस है ना, जो नए अटेम्प्ट जो जून अटेम्प्ट से जो सिलेबस अप्लीकेबल होगा मई जून अटेम्प्ट से, उस अटेम्प्ट से आपके कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 11 कर दिए गए 10 की जगह, और जो 11 चैप्टर है ना वो एक नया एडिशन है। ये चैप्टर किसके बारे में है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के बारे में। अपने जब शुरू में बेसिक्स पढ़ा था ना कंपनीज के बारे में, तो अपने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट के अंदर 29 चैप्टर है, 7 शेड्यूल है, ठीक है। 29 चैप्टर में 10 चैप्टर जो शुरू किए ना, वो अपने 10 चैप्टर डिस्कस किए हैं अपने इंटर के सिलेबस में। 11वां चैप्टर अपन ये डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे कंपनीज एक्ट को देखोगे ना, तो 11वां चैप्टर कंपनीज एक्ट का ये नहीं है। कंपनीज एक्ट के 11वां चैप्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, जो सीए फाइनल के सिलेबस में हुआ करता था। पहले 10 चैप्टर सीए इंटर के सिलेबस में कवर थे, आगे के 10 चैप्टर्स कवर थे सीए फाइनल के सिलेबस में, और बाकी जो 9 चैप्टर्स हैं वो किसी भी सीए के सिलेबस में कवर नहीं थे। इनकेस अगर आप सीएस वगैरह ट्राई करते हो तो सीएस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कंपनीज, इसलिए वहां पर इंटायर सिलेबस पढ़ने को मिलता था। अब यहाँ पर क्योंकि अपने चैप्टर नंबर 11 इसलिए इसको लिखा गया है क्योंकि अपने 10 चैप्टर पहले अपन ने पढ़े, उसके बाद सीधा 11वां चैप्टर अपन फॉरेन कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको चैप्टर नंबर 11 सिलेबस के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर्स काउंट करोगे तो आपके पहले 10 चैप्टर वही मिलेंगे आपको, लेकिन 11वां चैप्टर आपको ये नहीं मिलेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मिलेगा, तो उस वो अलग चीज है। यहाँ पर अपन सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 कौन सा पढ़ रहे हैं? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, अपन ने जब शुरू में बेसिक्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी थी, तो अपन एक कंपनी पढ़ी थी जिसका नाम था फॉरेन कंपनी। बताओ क्या होती है फॉरेन कंपनी? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो जो भी फॉरेन कंपनीज होती है ना, जिनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ हो, लेकिन जिन्होंने किसी भी तरीके से प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टेबलाइज कर रखा हो, उन्हें अपन फॉरेन कंपनी बोलते हैं। चाहे फिजिकल मोड के थ्रू कर रखा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रखा हो, ये अपन ने डिस्कस किया था, याद है? तो ये जो फॉरेन कंपनीज होती है ना, इन कंपनीज का इंडिया की रिगार्डिंग क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होता है, इन कंपनीज का इंडिया में क्या अकाउंट्स वगैरह, ब्रांच वगैरह मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स इनको फाइल करने पड़ते हैं, कैसे इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाने पड़ते हैं, अगर ये इंडिया की किसी कंपनी के साथ अमालगमेट या मर्ज होना चाहे तो कैसे हो सकती है। इन सारी तमाम बातों को अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और मोर स्पेसिफिकली दिस चैप्टर इज अबाउट ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। दोनों बातों में फर्क है क्या, जो मैं बोल रहा था पहले और जो बोल रहा हूं अब? This chapter is about companies incorporated outside India, but more specifically, this chapter is about companies incorporated outside India having a place of business in India. इन दोनों लाइनों में फर्क है क्या? Companies incorporated outside India is not necessarily a foreign company. It should have a place of business in India to be stabilized as a foreign company. समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। क्लियर है? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इट इज जस्ट ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इफ एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी फॉरेन कंपनी, एंड दिस चैप्टर इज मोर अबाउट फॉरेन कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज है, जो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज करके काम कर रही है लेकिन इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके बारे में चैप्टर है कि उनके अकाउंटिंग, उनका इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो कैसे इंडिया में काम कर सकती है, क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट दोस टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो पहली बात तो आपको चैप्टर का प्रीव्यू समझ में आ गया, ये चैप्टर है किस चीज के बारे में? फॉरेन कंपनीज के बारे में, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, अब फॉरेन कंपनी तो आपने पढ़ी है सर, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है, डेफिनेशन तक सीमित नहीं है चैप्टर, बाकी बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग चीज तरीके की चीजों के अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें चैप्टर पढ़ना। चलो अपन ये मॉड्यूल से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 जो आपका एलएलपी वाला है वो है, और फेमा, ये तीनों चैप्टर अपन मॉड्यूल से करेंगे। ठीक है ना, तो आपकी एक दो जन के मॉड्यूल मेरे पास है, मैं कल दे दूंगा याद से। ठीक है ना, क्लियर? चलो पढ़ते हैं अब इसको। चैप्टर नंबर 11, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ हो। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 379 to 398
as well as the company's registration of foreign companies rules 2014। देखो इंट्रोडक्शन में बता दिया कि कवर क्या करेंगे। ये देखो कंपनीज एक्ट का कौन सा चैप्टर है, ध्यान से देखो 22। कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 11 नहीं है ये। अगर कोई बोले सर कंपनीज एक्ट का भी चैप्टर नंबर 11 ही है क्या, साफ मना कर देना, क्योंकि पहले 10 चैप्टर जो अपन ने पढ़े ना वो जनरली कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही है। अब यहाँ पर अपन चैप्टर नंबर 11 अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ना कि कंपनीज एक्ट के 11वां चैप्टर। कंपनीज एक्ट के 11वां चैप्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, जबकि अपना टॉपिक क्या है, फॉरेन कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर consists of section 379 to 390A as well as the company's registration of foreign companies rules 2014। दो टॉपिक को कवर करेगा। एक तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 379 टू 393A, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और एक अपन को रूल्स दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनीज रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज 2014 एक, दूसरा सेक्शन नंबर 379 टू 393A। इन सब चीजों को अपन इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। आगे फॉरेन कंपनी की सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, नॉर्मल जो अपन ने पढ़ी थी वो ये पढ़ लेते हैं वापस से। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner। कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो और जिसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज कर रखा हो, चाहे वो किसी एजेंट के थ्रू हो, चाहे कोई फिजिकल प्लेस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, और वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी करती हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। अब देखो दो एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। सॉरी, एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इंडियन कंपनी हैविंग फॉरेन सब्सिडरी UVW Limited rendering satellite services to the group will be covered under the definition of foreign company under the Companies Act 2013। इस चीज को एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो, वापिस से देखते हैं। एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड इंडियन कंपनी, ये इंडियन कंपनी है, कौन सी, एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। उसकी एक फॉरेन सब्सिडरी है जिसका नाम है UVW लिमिटेड। अब आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, कहां की वजह से ये बनी है फॉरेन कंपनी, वो देखो। अब इसका क्या मतलब है, टू द ग्रुप। व्हाट डज दैट मीन, कहां की वजह से ये बनी है, ये रेंडरिंग कर रही है सर्विसेज टू द ग्रुप। कौन सा ग्रुप, जो ये फॉरेन, क्या भारी कंपनी का जरूरी नहीं है, जो कंपनीज के अंडर में आती है एबीसी लिमिटेड के। जैसे एबीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी तो फॉरेन सब्सिडरी है, मान लो एबीसी लिमिटेड खुद एक कंपनी हो गई, अब इसकी कोई एसोसिएट कंपनी होगी, इसकी कोई और सब्सिडरी कंपनी होगी, तो वो सारी कंपनीज को सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन सी कंपनी करती है, ये फॉरेन सब्सिडरी। समझ गए क्या, तो फॉरेन सब्सिडरी इज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग सैटेलाइट सर्विसेज टू इट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। समझ गए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी हो गई ना, तो ये क्या कहलाएगी, will be covered under the definition of foreign company under the Companies Act 2013। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, airline companies who operate through their booking agents in India will be covered under the definition of foreign company under Companies Act 2013। Emirates का नाम सुना है क्या आपने, one of the biggest flight services in the world, Emirates। अभी मैं घूम कर आया हूं ना, तो मुझे इसका नाम याद है। एमिरेट्स दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है और है ना फ्लाइट्स ऑब्वियसली एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब एमिरेट्स जो है वो एक तरीके से फॉरेन कंपनी है, क्योंकि ये है इंडिया के बाहर की कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में एजेंट्स इनकी कंपनी, इस कंपनी की फ्लाइट्स के लिए बुकिंग करते हैं। तो वो अगर कोई भी एयरलाइंस हो, जैसे बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी होगी जो उनकी खाली आपको पूरे दिन में एक ही फ्लाइट दिखेगी उस बोर्ड के ऊपर, क्योंकि वो इंडिया की फ्लाइट कंपनी नहीं है, वो बाहर की है, और वो सिर्फ 1-2 फ्लाइट्स वगैरह इंडिया से जो जाती है ना, वही वो कंडक्ट करते हैं। तो उस केस में वो कंपनीज क्या करती है, यहाँ पर बिजनेस ऑफिस प्लेस स्टेबलाइज करने की जगह सिर्फ एजेंट्स हायर कर लेती है जो उनके बिहाफ पर टिकट बुक करते हैं। जैसे जनरली जो एयरलाइंस की टिकट बनाता है ना जो भी बंदा, वो उनकी टिकट भी आपके लिए बुक करके दे सकता है। टूर ट्रेवल एजेंट नहीं होते क्या, इनको आप बोलोगे तो आप वो आपको उनकी भी बुकिंग करके दे देंगे। अच्छा, जो भी होटल्स होते हैं बाहर के, अगर वो इंडिया में टूर ट्रेवल एजेंट के थ्रू बुकिंग करा रहे हैं
तो वो भी एक तरीके से क्या है, फॉरेन कंपनी। अगर वो कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं तो होटल्स, अगर कंपनी के रूप में काम नहीं कर रहे, किसी और एंटरप्राइज के रूप में काम कर रहे हैं, तो बात अलग है। समझ गए क्या? अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज registration of foreign companies rules 2014, electronic mode means carrying out electronically based whether main service is installed in India or not, including but not limited to। अब इसमें देखो वन लिख रखा है, वन का मतलब देखो कहां पर है, वन का मतलब नीचे दे रखा है, देखो वन का मतलब है रूल 21H ऑफ द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस रूल्स 2014। ये जो फॉरेन कंपनी की केस में इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है वो समझा रखा है, और वो किसके अकॉर्डिंग समझा रखा है, रूल 21H ऑफ द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014 के मुताबिक। अब आगे चलते हैं, कौन कौन सी कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज अगर इंडिया में प्रोवाइड कर रही है इन तरीके से, तो वो है ना फॉरेन कंपनी होगी। लेकिन बट नॉट लिमिटेड टू लिख रखा है, इसमें एक वर्ड देखो, कीवर्ड है ये। कुछ जो मॉड्यूल जब भी आप पढ़ोगे ना, तो मॉड्यूल में और बाकी बुक पढ़ने में डिफरेंस क्या होता है, बाकी बुक के अंदर जो कीवर्ड होते हैं ना वो सिंप्लीफाई करके दे दिए जाते हैं, तो उनको समझने में दिक्कत नहीं आती। मॉड्यूल जब आप पढ़ते हो ना, तो कुछ कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। बट नॉट लिमिटेड टू का मतलब क्या है, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दिस इज इंक्लूसिव। आप इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। ये डेफिनेशन एक्सक्लूसिव नहीं है कि खाली बस यही होगा, चार चीजें ही होगी, इट इज इंक्लूसिव। तो देखो क्या क्या है। पहला पॉइंट, बिजनेस टू बिजनेस B2B एंड बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ट्रांजेक्शंस, डेटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शंस। आप अगर बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, डेटा इंटरचेंज की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो आप किसकी डेफिनेशन में कवर होगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रोवाइड करने वाली फॉरेन कंपनी। ठीक है, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया। पेटीएम क्या इंडिया की कंपनी है क्या? नहीं है ना, पेटीएम इंडिया की कंपनी, पेटीएम नहीं है ना इंडिया की कंपनी, हाँ चाइना की है। और इंडिया में वो डिजिटल ट्रांजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं नहीं करती, करती है ना। मिंत्रा तो चलो इंडिया की, अमेजन है, इसके अलावा और भी कंपनी है जो डाटा इंटरचेंज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे गूगल है। आप सर्फिंग कर सकते हो ना गूगल के ऊपर जाकर, जो भी डेटा आपको चाहिए होता है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो ना। तो गूगल क्या इंडियन कंपनी है क्या? यूएस बेस्ड है ना। तो दूसरा, ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और इनवाइटिंग डिपॉजिट और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजंस ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान से सुनना, एक ऐसी कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर कर रही है, या डिपॉजिट्स को इनवाइट कर रही है, या एक्सेप्ट कर रही है, या सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करवा रही है, या तो इंडिया के अंदर या इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी। जैसे कोई कंपनी है यूएस बेस्ड, जिसका नाम है मान लो टार्को लिमिटेड, ऐसे नाम लिया मैंने टार्को लिमिटेड, ये यूएस बेस्ड कंपनी है। अगर ये इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन से अगर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, या इंडियन सिटीजन से ऑफर कर रही है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर इस केस में, या इंडियन सिटीजन को सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो इस केस में क्या कहलाएगी, टार्को लिमिटेड फॉरेन कंपनी। भारत के नागरिकों के द्वारा आप डिपॉजिट या सिक्योरिटी के रूप में अगर पैसे एक्सेप्ट करते हो, तो आप क्या कहलाओगे, फॉरेन कंपनी। तीसरा, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारी सर्विसेज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू प्रोवाइड करते हो, तो आप क्या कहलाओगे, फॉरेन कंपनी। अगला डी, ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेली मार्केटिंग, टेली कम्यूटिंग, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड अगला, ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सब चीजें कवर कर रखी। इसने डेटा वर्ड कई बार आया है क्योंकि डेटा के रिगार्डिंग बहुत सारी सर्विसेज होती है। एक तो जैसे डेटा इंटरचेंज होता है, आप किसी को डेटा प्रोवाइड करो, बदले में डेटा लो। एक जैसे होता है कि गूगल जो डेटा प्रोवाइड करता है, आप जो भी गूगल पे डालोगे वो आपको उसके रिगार्डिंग डेटा सर्च करके देगा, तो उसका काम है वो। तीसरा क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट, जैसे क्लाउड कंप्यूटर, क्लाउड मैनेजमेंट आपने सुना होगा ना, मोबाइल में भी क्लाउड आता है आजकल, है ना। अगर आपके मोबाइल का डेटा एग्जॉस्ट हो रहा है, उसमें डेटा कम है और आपको कुछ चीजें स्टोर करके रखनी है, तो आप अपने फोन से हटाकर वो क्लाउड पर डाल सकते हो, राइट। और जब भी आपको वो वापस देखनी हो तो आप क्लाउड से अपने फोन में री-इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब री डाउनलोड बोल लो, जो भी बोलना चाहो आप उसको, वर्ड को। तो ऐसा सुना है ना आपने, क्लाउड कंप्यूटिंग सुना है ना। तो वो सब चीजें क्या है, डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज ही तो है। अगर कोई भी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है
और वो इंडिया के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है क्लाउड जैसी, तो वो किसकी डेफिनेशन में कवर होगी? जैसे गूगल भी क्लाउड प्रोवाइड करता है, पता है ना आपको, क्लाउड सर्विसेज गूगल भी प्रोवाइड करता है गूगल ड्राइव के नाम से। तो वो सब किस में आएगी? फॉरेन कंपनी में आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदर कंडक्टेड बाय ईमेल, अब ये सर्विसेज किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? चाहे ईमेल के थ्रू दी जा रही हो, चाहे किसी मोबाइल डिवाइस के थ्रू दी जा रही हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू दी जा रही हो। जैसे सोशल मीडिया के थ्रू डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है जेंडर एक्स। अच्छा जेंडर नहीं, यार मैं एक्स बोल रहा था गलती से, जेंडर तो बंद हो गया। हाँ एक्स, ये पहले ट्विटर हुआ करता था। तो ट्विटर का काम क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, यही है ना। कुछ लोग गालियां बकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन बाकी इसका इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था कि अगर किसी भी चीज के ऊपर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कम्युनिकेट करना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो लोगों की हेल्प से वो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर कर सकता है। जैसे स्टॉक मार्केटिंग, आपने एक चीज सुनी होगी, सुनिए क्या? बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे एक्स के ऊपर जो कि स्टॉक मार्केटिंग रिलेटेड है ना पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, और आप उनकी ट्वीट को देख देख कर ना स्टॉक मार्केटिंग सीख भी सकते हो। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो लोग ट्वीट करते रहते हैं इस चीज के बारे में। तो ये जो जैसे एक्स हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए बनाए गए थे? ताकि लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे एक्स किसकी है? टेस्ला की नहीं, टेस्ला मतलब जो भी टेस्ला का ओनर है उसने इसको एक्वायर कर लिया था, तो उसके ये ग्रुप भी मान लो। तो ये एक्स जो है ना, ये फॉरेन कंपनी है क्योंकि इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया सर्विसेज इन इंडिया। समझ गए क्या? और भी जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब इसी के एग्जांपल्स है। ठीक है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम तो एक ही पर्सन के पास है अब, है ना, मार्क जुकरबर्ग। जुकरबर्ग नाम है क्या उसका? अजीब सा नाम है यार, सरनेम अजीब है उसका। मार्क तक ठीक है, जुकरबर्ग जो भी हो यार। आगे क्लाउड कंप्यूटिंग, वापस वही चीज, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इंडिया में तो आप किस में आओगे? फॉरेन कंपनी। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज, इनमें से किसी भी तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसकी कैटेगरी में कवर होगे? फॉरेन कंपनी की। आगे एक एक्सप्लेनेशन दे रखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज, अब ये ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सब्सक्रिप्शन देयर ऑफ और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स set up under section 18 of the SAGE 2005 shall not be constituted as electronic mode for the purpose of clause 42 of the section 2 of the act। अब किसी एक चीज को स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड से हटा रखा है, वो क्या है? जो सेज है ना, सेज तो पता होगा आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो एक्ट 2005 के मुताबिक उसके सेक्शन 18 में इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह सब्सक्राइब करने का या ऑफर करने का चीज किया जाता है, तो उसको स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज में से एक्सक्लूड कर रखा है। किस पर्पस के लिए एक्सक्लूड कर रखा है? सेक्शन 2 क्लोज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन से इसको बाहर कर रखा है। क्लियर है? समझ गए? अब ये क्या है 2005, ये सेक्शन 18 क्या है, ये डिटेल में जाने की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको तो ये लिखा हुआ मिलेगा क्लियरली, तो आपको उसके हिसाब से उसको एग्जामिनेशन में रखना है। अगर कोई कंपनी ये चीज प्रोवाइड कर रही है तो उसे अपन उस बेसिस पर फॉरेन कंपनी कंसीडर नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, जेकपैक लिमिटेड। जेकपैक लिमिटेड देखो क्या कर रही है? चंपक चाचा। Jackpack Limited is a shipping company incorporated in Japan. The company has set up a branch office in India after obtaining necessary approvals from RBI. Branch offices are generally considered as a reflection of the parent company's office. Thus, branch offices of a company incorporated outside India are considered as a place of business for conducting business activity in India and will be required to follow provisions of this chapter and such other provisions as may be specified elsewhere under Companies Act 2013। नॉर्मल सी बात है, जापान में एक कंपनी है जिसका, जो शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है जैकपैक लिमिटेड, उसने इंडिया में जो एक्टिविटी करती है उसके लिए एक अपना ब्रांच ऑफिस खोल रखा है। तो ब्रांच ऑफिस एक फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो गया। तो बताओ जैकपैक लिमिटेड फॉरेन कंपनी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। तो इस चैप्टर की जो प्रोविजंस है
या बाकी जगह फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में मेंशन कर रखे हैं वो इस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर अफेयर्स ऑफ द श्री राव इंद्रजीत सिंह इन ए रिटन रिप्लाई टू ए क्वेश्चन इन राज्यसभा stated that 320 foreign companies were registered in India between 2018 and 2021 2018 से लेकर 2021 के पीरियड के बीच में 320 फॉरेन सब्सिडरीज इंडिया में रजिस्टर हुई है। और ये बात किसने बोली थी? राज्यसभा में एक रिटर्न रिप्लाई के रूप में जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री राव इंद्रजीत सिंह ने बोली थी ये बात। ठीक है ना। प्रेस रिलीज डेटेड 27 जुलाई 2000 पब्लिश्ड बाय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली। लोगों को कैसे पता चली ये बात? एक प्रेस रिलीज हुई थी 27 जुलाई 2021 को। उस प्रेस रिलीज के अंदर ये बात बताई गई, लिखी गई थी कि राज्यसभा में इन्होंने ये बात बोली है कि 320 सब्सिडरीज फॉरेन कंपनीज रजिस्टर हुई है इंडिया में 2018 से 2021 के बीच में। ये पहला पॉइंट हो गया आपका, फॉरेन कंपनी क्या होती है उसके रिगार्डिंग। अब दूसरा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज सेक्शन 379। अपन 379 से लेकर 393A तक पढ़ेंगे। तो अपनी शुरुआत हुई है अब सेक्शंस पढ़ने की। अब तक अपन सिर्फ फॉरेन कंपनी डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 379 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। कौन सी कंपनीज है फॉरेन कंपनीज और कैसे उन पर एक्ट अप्लाई होगा। Applicability of the act to foreign companies. Section 380 to 386 both inclusive, and Section 392 and 393 shall apply to all the foreign companies. It implies that all the companies which falls within the definition of foreign company as per Section 242 shall comply with the provision of this chapter. ठीक है। कौन कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे? 382, 386 और फिर 392, 393। ये सारे सेक्शंस हर फॉरेन कंपनी पर अप्लाई होंगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर होती है। अभी अभी पढ़ कर आए थे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या है, 242 पढ़ कर आए ना अभी अभी अपन ऊपर, और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है वो भी समझा था अपन ने। तो उस डेफिनेशन में अगर कहीं पर भी कोई कंपनी कवर हो रही है ना, जैसे वो जैकपैक लिमिटेड हो रही थी, उसने ब्रांच ऑफिस खोल रखा है इंडिया के अंदर, तो वो जैकपैक लिमिटेड फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। तो उसी सेक्शन 380 से लेकर 386 तक बोथ इंक्लूसिव का मतलब 380 भी अप्लाई होगा, 386 भी अप्लाई होगा, 392 एंड 393 ये सारे सेक्शंस उसे फॉलो करने पड़ेंगे। आगे रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वेयर नॉट लेस देन 50% of the paid up share capital, whether equity or preference or partly equity and partly preference of a foreign company incorporated outside India is held by one or more citizens of India or by one or more companies or body corporates incorporated in India or by one or more citizens of India and one or more companies or body corporates incorporated in India, whether singly or in aggregate. Such foreign companies shall also comply with the provisions of chapter 22 and such provisions of the act has may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India. अब देखो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, ये उन कंपनीज की बात नहीं कर रहा जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में ऑलरेडी आ चुकी है, ये उन कंपनीज की बात कर रहा है जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उस कंपनी की अगर 50% पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम, नॉट लेस देन 50% का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50% पेड अप शेयर कैपिटल अगर किसी भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी या भारतीय कंपनियों के द्वारा या भारतीय नागरिक और भारतीय कंपनियों के द्वारा मिलाकर किसी भी तरीके से अगर इन सब का मिलाकर अगर हेल्ड किया जा रहा है तो उस कंपनी को भी इस सेक्शन के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ एक्टिविटीज जो कि स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है उनके लिए वो कंपनी ऐसे ही मानी जाएगी जैसे वो फॉरेन कंपनी नहीं इंडियन कंपनी हो। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अब वो कौन सी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है वो डिपेंड करता है कि कहां पर कौन सी एक्टिविटी के लिए लिख रखा है कि इस एक्टिविटी में इस कंपनी को फॉरेन कंपनी की जगह इंडियन कंपनी माना जाएगा। ठीक है। वापस एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और ये कंपनी स्टेबलाइज्ड है यूएस में। ठीक है। इस XYZ लिमिटेड में एक मिस्टर राव है,
उन्होंने 20% पेड अप शेयर कैपिटल ले रखी है, ठीक है। एक इंडियन कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उस इंडियन कंपनी ने इसमें 22% शेयर कैपिटल ले रखी है, और एक सिटीजन हो रहा है इंडिया का जिसका नाम है मिस्टर इंद्रजीत। मिस्टर इंद्रजीत ने इसमें 10% पेड अप शेयर कैपिटल ले रखी है। तो सबको अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 52। ये भी इंडियन सिटीजन है, ये भी इंडियन सिटीजन है, और ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है। तो टोटल मिलाकर अगर 52% हो गया ना, तो एटलीस्ट 50% तो हो गए। एटलीस्ट 50% का मतलब समझ गए ना, कम से कम 50% होना चाहिए, नॉट लेस देन 50%, और एटलीस्ट 50% एक ही बात होती है, ठीक है, बोलने का तरीका अलग अलग है खाली। तो 52% of the paid up share capital of XYZ Limited company incorporated in US is held by citizens of India, Mr. Rao 20% and Mr. Indrajit 10%, and a company incorporated in India, ABC Limited 22%, which combined is of 52%, which covers the XYZ Limited has a foreign company in India, ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज जिनके लिए स्पेसिफाई किया जाए, उन एक्टिविटीज के लिए ये कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी की जैसे ट्रीट की जाएगी। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट यहां तक नहीं? आगे चलते हैं अब। चैप्टर 22 रेफर टू अबाउट डील्स विद द लीगल प्रोविजंस फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब अपन ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके। चैप्टर 22 करता क्या? बार बार चैप्टर 22 आ रहा है। जो भी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उनके रिगार्डिंग इंडिया में कैसे डील की जाएगा उसके बारे में चैप्टर 22 बताता है। हेडिंग देखो चैप्टर 11 के अपने वाले की। चैप्टर 11 अपने सिलेबस का है, वैसे चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, उसकी हेडिंग देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये हेडिंग है। इसका मतलब ऐसी कंपनीज जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, उनसे इंडिया कैसे डील करेगा रिगार्डिंग द कंपनीज एक्ट, वो किस में लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 22, ठीक है। आगे चलते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है देखो बहुत इजी सा एग्जांपल है। द शेयर होल्डिंग ऑफ इमार कंपनी। अब इमार भी दुबई बेस्ड कंपनी है, मैं क्या करूं, एग्जांपल अपने आप आया है, ठीक है ना। इमार क्या करती है? इमार जो दुबई में इमारतें बनती है ना बड़ी बड़ी, जैसे आपने डीएलएफ का नाम सुना है इंडिया में, डीएलएफ का, तो डीएलएफ क्या करती है? कंस्ट्रक्शन का काम करती है ना। तो दुबई में जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, वो बनाने का काम कौन करती है? इमार। इमार नाम से एक कंपनी है वहां पर, उसका काम है। द शेयर होल्डिंग ऑफ इमार कंपनी एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई एंड हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब एलएलसी है, देखो एलएलसी का मतलब क्या होता है? तो एलएलसी लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, बात एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली एलएलसी लिख रखा है, ठीक है ना। जब तक कंपनी के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है, इसका मतलब वो लिमिटेड कंपनी ही है। अब यहाँ पर आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं दिख रहा, लेकिन इसने क्या लिख दिया? एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। Incorporated in Dubai and having a place of business in India is as follows: Hinduja Company Limited, Indian company 26%, Vaishali Company Limited, Indian company 25%, citizens of Dubai remaining holding. As per section 379 subsection 2, Imar Company LLC will also be required to comply with the provision of chapter 22. Has not less than 50% of the shareholders of Imar Company LLC consist of body corporates incorporated in India. Imar Company LLC will also be required to comply with other provision of this act has may be prescribed with regard to the business carried on by its place of business in India as if it were a company incorporated in India। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, वो चीज लिख रखी है। इस कंपनी के अंदर 26% शेयर और 25% शेयर अगर आप दो देखोगे, तो टोटल मिलाकर 51% शेयर इंडियन कंपनीज के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है। तो कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, अगर उसकी 50% एटलीस्ट पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन कंपनीज के द्वारा या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट्स के द्वारा या इंडियन सिटीजन के द्वारा कंबाइंड या अकेले हेल्ड की जा रही है, तो वो कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाएगी। और कुछ एक्टिविटीज जो वो इंडिया में कैरी करती है, उन एक्टिविटीज के लिए वो फॉरेन कंपनी नहीं, बल्कि उन एक्टिविटीज के लिए वो ऐसे कहलाएगी जैसे इंडिया में ही इनकॉर्पोरेटेड हो। क्लियर? तो इमार्क लिमिटेड का एक एग्जांपल दे रखा है इसने। क्लियर है? आगे चलेंगे, समझ में आ गया? सेक्शन 379 बोल रहा है कि किन कंपनीज के ऊपर ये चैप्टर अप्लाई होगा। सेक्शन 380 से लेकर 386, 393 एंड 392, ये है ना, ये किन पर अप्लाई होंगे क्लियरली लिख रखा है। वो कंपनी जो ऊपर सेक्शन 2 क्लॉज 42 की डेफिनेशन में कवर हो रही है उनके ऊपर, प्लस ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है
और जिनके अंदर इंडिया के सिटीजन्स या इंडिया की कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट्स ने मिलाकर एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है, उन सब कंपनीज के ऊपर सेक्शन 382, 386, 392, 393 अप्लाई होंगे। प्लस वो कंपनीज जिनमें 50% एटलीस्ट पेड अप शेयर कैपिटल इनके द्वारा हेल्ड की जा रही है इंडियन सिटीजन या कॉर्पोरेट्स के द्वारा, उन कंपनीज को जो भी ट्रांजेक्शन वो इंडिया में करती है उन ट्रांजेक्शन्स को ऐसा नहीं माना जाएगा किसी फॉरेन कंपनी ने किया है, ऐसा माना जाएगा किसी इंडियन कंपनी ने ही किया। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्टर बाय फॉरेन कंपनीज। डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी सेक्शन 380। अब सेक्शन 380 के मुताबिक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इंडिया में फॉरेन कंपनी के रूप में। अभी अपन ने पढ़ा था 2018 से लेकर 2021 तक इंडिया में 320 फॉरेन कंपनीज रजिस्टर हुई है। फॉरेन कंपनीज रजिस्टर हुई है मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो हुई है ना, किसी को सपना थोड़ी आया था रात को। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जो भी कंपनी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आती है ना, दैट कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड बाय इंडियन लॉस। ठीक है, भारत के कानून के मुताबिक उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। विच इंडियन लॉस? कंपनीज एक्ट 2013। और क्या प्रोसीजर वो किस में बता रखी है? सेक्शन 380। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013, 1. Every foreign company shall within 30 days of its establishment of its place of business in India deliver to the registrar for registration a certified copy of the charter, statutes or memorandum and articles of the company or other instruments constituting or defining the constitution of the company. If the instrument is not in English language, a certified translation thereof in English language. अब देखो क्या हो रहा है, कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन जिसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज किया है, वो प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज करने के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को क्या क्या डिलीवर करेगी? पहला पॉइंट, एक ऐसी सर्टिफाइड कॉपी जो उसके चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेच्यू, मेमोरंडम या आर्टिकल्स को बताती हो। अब एक चीज बताओ, अपन अपने हिसाब से चार्टर कौन सा डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का? मेमोरंडम। और साथ में अपन कौन सा डॉक्यूमेंट देते हैं? आर्टिकल्स। लेकिन जरूरी थोड़ी फॉरेन में भी यही कानून हो, वहां पर नहीं मानते मेमोरंडम को चार्टर डॉक्यूमेंट, मेमोरंडम नाम का वर्ड ही नहीं है वहां। तो वहां पर जिस भी डॉक्यूमेंट को आप चार्टर मानते हो ना, जो डॉक्यूमेंट ये सर्टिफाई करता है कि कंपनी इस नाम से इनकॉर्पोरेट हुई है, वो डॉक्यूमेंट की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी आपको किसको सबमिट करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, जैसे कोई स्पेनिश कंपनी है, उसने इंडिया में कोई बिजनेस स्टेबलाइज किया है, प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो स्पेनिश लैंग्वेज में है। ठीक है, तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? उसको इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। आगे बी, द फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये तो नॉर्मल है, वो कंपनी जहां पर भी स्टेबलाइज्ड है, जहां पर भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ऑफिस है, उसका पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। सी पॉइंट, ए लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स and secretary of the company containing such particulars as may be prescribed. In relation to the nature of particulars to be provided as above, the company's registration of foreign companies 2014 provide the list of the directors and secretary or equivalent by whatever name called of the foreign company shall contain the following particulars. अब देखो इसने क्या बोला है? डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी और इक्विलेंट बाय व्हाटएवर नेम इज कॉल्ड। मतलब कोई जरूरी थोड़ी वहां पर डायरेक्टर बोलते हो, डायरेक्टर तो अंग्रेजी टर्म है, इंग्लैंड से आई है। हर कंपनी इंग्लैंड को फॉलो करती है क्या? नहीं करती। कुछ कंपनीज के अपने खुद के संविधान है, तो वहां पर डायरेक्टर नहीं बोलते, वो उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी मान लो, तो वहां पर प्रेसिडेंट की डिटेल देनी पड़ेगी। फिर डायरेक्टर, सेक्रेटरी या इन दोनों को जिस भी नाम से जिस कंपनी में बोला जाए उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। देखो, पहला पर्सनल नेम एंड सरनेम इन फुल, खुद का नाम और सरनेम। किसका नाम? डायरेक्टर्स का। ठीक है ना। दूसरा, एनी फॉर्मर नेम और नेम्स एंड सरनेम और सरनेम्स इन फुल। अगर पुराना कोई नाम है तो पुराना नाम, मतलब पहले कोई और नाम था अब कोई और नाम है, दोनों नाम देने पड़ेंगे। बताओ क्या हो रहा है? सही पढ़ा ना मैंने? फादर्स नेम तो नहीं है ना? हाँ, फादर्स नेम और मदर्स नेम और स्पाउस नेम। पहले नहीं था, अब देखो सब्स्टिट्यूट किया गया है। Substituted by company's registration of foreign news 2014 dated 20th January 2013 23। आगे, डेट ऑफ बर्थ।
अगला रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, ठीक है। इफ द पेरेंट प्रेजेंट नेशनलिटी इज नॉट द नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, हिज नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन। जैसे कोई पर्सन है, मान लो है ना, वो अमेरिका में है किसी कंपनी में डायरेक्टर, लेकिन वो है ना, जैसे मान लो वो इंग्लैंड का है, यूके का है, तो उसको दोनों चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है। ओरिजिन भी बताना पड़ेगा कहाँ का है, और नेशनलिटी भी बतानी पड़ेगी। जैसे इंडिया का कोई पर्सन है, उसके वो मान लो शिफ्ट हो गया था ना यूएस, और उसको यूएस का सिटीजनशिप मिल गया, मान लो मिल गया, तो वो सिटीजन तो कहाँ का है, नेशनलिटी तो क्या उसकी यूएस, और उसका ओरिजिन कहाँ का है, इंडिया, ठीक है, पैदाइश कहाँ की है मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। पासपोर्ट नंबर, डेट of issue and country of issue. If a person holds more than one passport, then details of all passports to be given. ठीक है। आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर इफ एप्लीकेबल। अगर पैन नंबर है तो कोई जरूरी थोड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नंबर हो, उसकी कंट्री में इनकम टैक्स ही नहीं लगता, जैसे दुबई में नहीं लगता। अब एक भी एग्जांपल नहीं दूंगा दुबई का। ऑक्यूपेशन इफ एनी, वो हबीबी वाला बीबी करते रहते वहां पर, ओ हबीबी तुम किधर को जाती। ऑक्यूपेशन इफ एनी, जो भी ऑक्यूपेशन वगैरह इनका है, अगर कोई है तो वो। वेदर डायरेक्टरशिप इन एनी अदर इंडियन कंपनी, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप। अगर कोई भी जो पर्सन है जिसका डायरेक्टरशिप की डिटेल दी जा रही है, वो इंडिया में किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो उसको खुद का डिन नंबर देना पड़ेगा डायरेक्टर को। दूसरा, उसको ये बताना पड़ेगा कौन कौन सी दूसरी कंपनी है जिसमें उसने डायरेक्टरशिप ले रखी है, उनका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? वेरी गुड। मैं पूछू वो बताना, एक सेकंड रुको, मोहित बताओ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है और कहां पर मिलता है? कहां पर पता चलता है सीआई नंबर क्या है कंपनी? नहीं होता, आरओसी से जनरेट है, ये सही है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि सीआई नंबर कौन सा है? कहां से पता चलोगे? कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या देखोगे उसके लिए? बताओ हर्ष, नहीं याद है? कौन बताएगा? प्रीति बताओ। नहीं याद है? आप बताओ सोनम। यस वेरी गुड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर सीआई नंबर मेंशन किया जाएगा, और वो सीआई नंबर कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूनिक नंबर है। जैसे आपका आधार नंबर कहाँ होता है? आधार कार्ड के ऊपर। वैसे ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे वो नंबर होगा ना, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो क्या वो एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन को बता रहा है ना वो, तो जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन को बताता है वो कहां पर होगा? आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ था आईसीआई के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया था क्या ईमेल के थ्रू? आया था, नहीं आया था? तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था क्या? सीआरओ नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है, ठीक है ना। वो सीआरओ तो इसलिए क्योंकि सेंट्रल रीजन है, ठीक है। अगर आपका वेस्ट रीजन हो तो डब्ल्यूआरओ लिखा होता है उसपे, तो वो है तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही ना। तो उसी से पता चलता है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। जैसे आपका लाइसेंस नंबर कहाँ से पता चलेगा? लाइसेंस के ऊपर से पता चलेगा। वोटर आईडी नंबर कहाँ से पता चलेगा? बस पैन नंबर कहाँ से पता चलेगा? पैन कार्ड से। यार आगे चलते हैं। अदर डायरेक्टरशिप और डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम, अगर उसने और भी कोई डायरेक्टरशिप ले रखा, कभी इंडियन कंपनी की बात नहीं कर रहा है, किसी भी कंपनी कहीं पर भी ले रखी है उसकी बात कर रहे हैं। आगे मेंबरशिप नंबर फॉर सेक्रेटरी ओनली, अगर कोई सेक्रेटरी होता है कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी को मेंबरशिप नंबर मिलता है। जैसे अपन चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, अपन को मेंबरशिप नंबर मिलता है ना, तो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो आईसीएसआई में रजिस्टर्ड होता है, अगर इंडियन कंपनी सेक्रेटरी है तो। अगर किसी और कंट्री का, तो ऑब्वियसली वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पर होगा, तो उसको एक नंबर इश्यू किया जाता है, मेंबरशिप नंबर, वो उसे मेंशन करना पड़ेगा। एंड ईमेल आईडी, और साथ में ईमेल आईडी भी देनी पड़ेगी। सारी 14 की 14 इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है? ऑल 14 इन्फॉर्मेशन आर रिगार्डिंग डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट पर्सन, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब अगर डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी के नाम से नहीं है वो, लेकिन उसका काम वही है, तो उस व्यक्ति की ये डिटेल देनी पड़ेगी। आगे डी वाला पॉइंट देखो, द नेम एंड एड्रेस
or the names and address of one or more person resident in India authorized to accept on behalf of the company service of process and any notices or other documents required to be served on the company. उस पर्सन का नाम इंडिया में या उन पर्सन्स के नाम इंडिया में जिनको कंपनी ने ऑथराइज किया है उनके बिहाफ पर जो भी इंडिया में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्व किए जाते हैं, जो भी इंडिया में जो भी है ना नोटिस वगैरह दिए जाते हैं, उनको रिसीव कौन करेगा? ठीक है, कंपनी तो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसके ऑफिस वगैरह तो बाहर है। इंडिया में कौन सा व्यक्ति उसके बिहाफ पर नियुक्त किया गया है जिसको अगर नोटिस वगैरह कंपनी को सेंड करने हो तो उसको सेंड कर देते माना जाएगा कंपनी को सेंड करती है। अच्छा, किसी को माना जाएगा वाला नोटिस कौन सा होता है? डीम्ड टू बी कंस्ट्रक्टिव नोटिस। याद आया क्या? दो तरीके के नोटिस होते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव और एक एक्टिव नोटिस। तो अगर कंपनी मान लो फॉरेन कंपनी है, उसने इंडिया में किसी पर्सन को ऑथराइज कर रखा है, उस पर्सन को अगर नोटिस दिया गया तो उस पर्सन के लिए तो वो क्या है? एक्टिव नोटिस, और कंपनी के लिए वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जिसे दिया गया है उसको तो बताया गया अलग से, तो वो तो एक्टिव है, और जिसके लिए मान लिया गया कि इसको भी पता चल गया है, एजेंट को कुछ बताया गया तो एजेंट के लिए तो एक्टिव नोटिस है, एजेंट को बताया गया तो प्रिंसिपल को बताया हुआ माना जाएगा, तो प्रिंसिपल के लिए क्या है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टिव और एक्टिव नोटिस। कहां पर बताओ? कहीं तो मैंने इनको पढ़ाया था आपको जब अपन ने डॉक्ट्रिन पढ़े थे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, याद है? तब मैंने समझाया था, उसका नाम ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। ठीक है, डीम्ड टू बी नोन। इसका ट्रांसलेशन अगर आप इसको हिंदी सरल भाषा में समझे ना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है? डीम्ड टू बी नोन, जो आपको पता होगा माना जाएगा। नहीं पता है तो आपकी गलती है। अब जैसे आपने खून कर दिया, पुलिस पकड़ने आया, आपने बोला मुझे तो नहीं पता था खून करना मना गया, पुलिस बात तो सही है, देखो पता तो नहीं था, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। ऐसे थोड़ी होगा, नहीं पता था तो पता होना चाहिए था। समझ गए? ये चीज है, मैंने शहरों में देखा है, मतलब ऐसे अदरवाइज मत लेना, रेड लाइट क्रॉस कर जाती है कुछ गाड़ियां, जैसे झुंझुनू की गाड़ी गई और जयपुर में जाके रेड लाइट क्रॉस कर दी, रोक लिया पुलिस ने, तो वो एक्सक्यूज दे रहे हैं अब तो झुंझुनू से है, वहां रेड लाइट होती ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। समझिए क्या? वो थोड़ी ना चलेगा भाई ना। एक बोले नाम पता नहीं, एक पर्सन था वो झुंझुनू का था, और वो ये जो है ना जयपुर की बता रहा हूँ मैं, और ये जो गाड़ियां वगैरह जो अनऑथराइज्ड व्हीकल नहीं खड़े होते क्या नॉन पार्किंग में, उनको उठा के ले जाने का काम कर रहा था। तो हमारी कोचिंग के बाहर जितनी भी बाइक्स खड़ी थी ना और गाड़ियां खड़ी थी, सब उठा कर ले गया वो, उनकी तरफ से आया था वो, कार पार्किंग वालों की तरफ से, मतलब जो नहीं होते क्या अथोराइज्ड पुलिस वाले, आरटीओ वगैरह मान लो, वो खाली झुंझुनू की 3 बाइक छोड़कर गया क्योंकि वो झुंझुनू का था। ये नहीं लेके जाऊंगा, ये घर की है, सारी उठा के ले गया, 3 बाइक खड़ी थी बाहर कोचिंग से बाहर, तीनों झुंझुनू वालों की। तो फिर वो पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो वो जब चढ़ा रहा था ना तो उसने बोला झुंझुनू का, झुंझुनू की बाइक नहीं उठेगी, सारी उठा लो बाकी की कहीं की भी हो। ये कैसे हो गया आज? पहली बार जयपुर में झुंझुनू का एडवांटेज लेते हुए देखा है, वरना उल्टा होता है हमेशा। हमेशा क्या होता है, जयपुर वाले झुंझुनू की गाड़ी देखकर रोक लेते रहो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मिलेगी, झुंझुनू की गाड़ी है ना, कुछ तो देकर ही जाएगा 100-200। तो ऐसे वाला पहली बार वो सीन देखा मैंने। आगे चलते हैं, चलो ये वाला पॉइंट हो गया। अगला, द फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में जो भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, उसका एड्रेस जिसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया माना जाए। अब अगर मान लो कोई कंपनी है, उसने इंडिया में 4-5 ब्रांच ऑफिस खोल रखी है, तो उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा इनमें से मेन ब्रांच कौन सी है। ठीक है, आगे, पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन और ओकेजन्स। अगर पहले भी कभी उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया खोला था या क्लोज किया था खोलने के बाद, तो उन सब की डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी उस कंपनी को जो फॉरेन कंपनी के रूप में कंसीडर की गई है। अगला, डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज एवर बीन कन्विक्टेड और डिबेड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंड मैनेजमेंट इन इंडिया और अब्रॉड। जो भी व्यक्ति कंपनी के डायरेक्टर्स है वो, या जिस भी पर्सन को इंडिया में कंपनी के बिहाफ पर ऑथराइज किया जा रहा है कंपनी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स नोटिस रिसीव करने के लिए, वो पर्सन, उन्हें ना तो इंडिया के एक्ट के मुताबिक, इंडिया के कानून के मुताबिक, ना अब्रॉड के कानून के मुताबिक कभी भी किसी कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के फॉर्मेशन में डिबेर नहीं किया गया है, मतलब निष्कासित नहीं किया गया है कि ये व्यक्ति ने मैनेजमेंट करते वक्त फ्रॉड कर लिया,
या इस व्यक्ति ने कंपनी के फॉर्मेशन में फ्रॉड कर लिया, तो इसको मैनेजमेंट या फॉर्मेशन का हक नहीं है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। अगला, एनी अदर इन्फॉर्मेशन हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है तो वो भी सबमिट करनी पड़ेगी। अब अगले आगे से अपन कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, फॉर्म, प्रोसीजर एंड टाइम। अभी तक अपन ने सिर्फ क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी कंपनी है जो वो एप्लीकेशन देगी और एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट देगी वो बताया गया है। कौन से फॉर्म में देगी, किस प्रोसीजर से देगी, डॉक्यूमेंट कहाँ दिए जाएंगे, ये सब अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक अपन ने जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है सेक्शन 380 के अंदर, वो सिर्फ अपन ने ये पढ़ी है कि अगर एक कंपनी फॉरेन कंपनी के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है इंडियन कानून के मुताबिक, तो उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप एक बार पढ़कर आना। कल मैं पहले 2 मिनट के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स एक बार रिवाइज करवा दूंगा, देन विल वी मूव टू पॉइंट नंबर 2 इन द सेम सेक्शन, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।